व्यायाम सैनिक दोस्तों, सीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। यानी ऐसा कहें कि हम जो ऑनलाइन क्लासेज में बायोकेमिस्ट्री का एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो लेसन था बायोकेमिस्ट्री वो पढ़ रहे थे। उस बायोकेमिस्ट्री में हमने एक टॉपिक कार्बोहाइड्रेट का पूरा कर लिया था। आज का जो बिंदु रहेगा वो है अपना डिजिटेड। आज का जो बिंदु है उसका नाम है प्रोटीन। क्या नाम है स्टूडेंट? प्रोटीन नाम है। आज अपने को पढ़ना है, उसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में अपने को विस्तार से पढ़ना है। यानी प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन का क्या अभिप्राय है, प्रोटीन का क्या मतलब है, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं आज का बिंदु प्रोटीन। देखो हमारे पास है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो अपनी ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा का है स्टूडेंट? कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के प्रोटियोस ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से बना है। इस शब्द से कौन बना है? याद रखना, प्रोटियोस शब्द से कौन बना है? प्रोटीन बना है। कौन बना है? प्रोटीन। और इस प्रोटियोस शब्द का अर्थ होता है प्राइम इंपोर्टेंस। इसका तात्पर्य क्या होता है, अर्थ क्या होता है? प्राइम इंपोर्टेंस। इसका अभिप्राय होता है प्राइम इंपोर्टेंस है, प्राथमिक महत्व है। हिंदी में बोले तो क्या होगा? प्राथमिक महत्व है। अब देखो इस नाम से पता चल रहा है कि प्राथमिक महत्व का क्या अभिप्राय है। देखो इसका मतलब ऐसे यौगिक है, प्रोटीन्स ऐसे यौगिक हैं जो जीवधारी हैं, उनकी बॉडी के लिए प्राथमिक महत्वपूर्ण यौगिक है। प्राथमिक महत्वपूर्ण यौगिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन्स की परिभाषा क्या होगी। प्रोटीन की परिभाषा क्या होता है? हम कहेंगे प्रोटीन वे उच्च अनुभार वाले जटिल जैव बहुलक होते हैं जिनमें नाइट्रोजन या मैं कहूं नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड ये पाए जाते हैं, या मैं कहूं जीवित कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। या मैं इसकी परिभाषा दोबारा देख लें कि प्रोटीन है वो एमिनो एसिड के उच्च अनुभार वाले वे जटिल यौगिक या जटिल जैव बहुलक हैं जो सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रोटीन्स कहलाते हैं। यानी हमारा अभिप्राय प्रोटीन का मतलब हम लिखें कि एमिनो अम्ल क्या है? एमिनो अम्ल के उच्च अनुभार। देखो दोस्तों, अपने को याद रखना, उच्च का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और अनुभार का तात्पर्य होता है कि जिन यौगिकों से मिलकर बना होता है उनका परमाणु द्रव्यमान की बात करें। उच्च अनुभार वाले जैव या जटिल जैव बहुलक हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी? एमिनो अम्ल के उच्च अनुभार वाले जटिल जैव बहुलक हैं जो सभी कोशिकाओं में, सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, मतलब ये हो गया कि प्रोटीन की परिभाषा हम कहेंगे प्रोटीन क्या होता है? एमिनो अम्ल के उच्च अनुभार वाले जटिल जैव बहुलक है। जटिल का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स है। जैव बहुलक का तात्पर्य कि बड़े अणु हैं और जो क्या है जैविक क्रियाओं में काम आते हैं।
जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी सभी, चाहे अपना जंतु जगत है या फिर प्राणी जगत है, उन सभी में क्या है, उनकी सभी के जीवित कोशिकाओं में प्रोटीन से पाए जाते हैं, एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभी हमने कहा प्रोटीन है, वो ग्रीक भाषा के प्रोटीओ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक महत्वपूर्ण या प्राथमिक महत्व यानी प्राइम इंपोर्टेंस होता है। या मैं ऐसा कह दूं कि अब अपने पास हम बात करें कि प्रोटीन्स हैं, वो क्या होता है, शरीर की वर्दी, सभी प्रोटीन क्या अभी हम लिखा था, सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब जीवित कोशिकाओं में प्रेजेंट है, इसका अभिप्राय क्या हो गया, ये जो कोशिकाएं हैं उनकी वर्दी, कोशिकाओं की वर्दी, कोशिकाओं की संरचना, कोशिकाओं की जैविक क्रियाओं में क्या होता है, महत्वपूर्ण होते हैं। कोशिकाओं की जैविक क्रियाओं में, कोशिकाओं की वर्दी में, कोशिकाओं की संरचना में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब अपने पास हम बात करते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड है। सभी प्रोटीन्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड है। नाइट्रोजन के अलावा इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मैं सकता सल्फर और इसके अलावा कार्बन, ये भी इसमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनमें तांबा, जिंक, मैग्नीशियम आदि तत्व भी पाए जाते हैं। कहने का अभिप्राय, प्रोटीन की संरचना की बात करें तो प्रोटीन की संरचना में प्रोटीन है वो नाइट्रोजन युक्त कंपाउंडों से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन के अलावा इनमें मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये भी पाए जाते हैं, ये तत्व भी पाए जाते हैं। इनके अलावा और अन्य तत्व है, जैसे मैं कहता हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन है, उनमें तांबा, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज ये तत्व भी पाए जाते हैं। अब देखो होता क्या है, एक तो अपने पास वनस्पति जगत होता है, एक तो क्या होता है वनस्पति में पेड़ पौधे होते हैं, और एक होता है अपने पास जंतु जगत, जिसमें हम भी आ गए, सब आ गए। ठीक है, उनमें से हम कहें वनस्पति जगत की तुलना में, वनस्पति जगत की तुलना में यानी पेड़ पौधे हैं उनकी तुलना में जो जीवधारी हैं उनमें प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है। यानी किसकी तुलना में, वनस्पति जगत की तुलना में, इसकी तुलना में जो जीवधारी हैं, जीवधारी या मैं सब प्राणी अपने पास हम कहें अपने जंतु जगत है, उसमें प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है, उनमें क्या होती है, प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है। अब देखो होता क्या है, प्रोटीन की बात करें तो अपने नाखून है, अपने बाल है, अपनी त्वचा है, हीमोग्लोबिन है, इसके अलावा ऐसा कहूं कि कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ एंजाइम हैं, वो सब क्या होता है, प्रोटीन के बने होते हैं। क्यों, कौन कौन से, नाखून, बाल, त्वचा, हीमोग्लोबिन, एंजाइम, इसके अलावा हार्मोन्स, ये सबके सब किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों, प्रोटीन के बने होते हैं। देखो मांसपेशियां, अपनी मांसपेशियों में क्या होती है, प्रोटीन होती है, कौन सी होती है, मायोसिन पाई जाती है। मांसपेशियों में कौन सी होती है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा ऐसा नाखून, नाखून और बाल, इसमें कौन सी होती है, कोलेजन। इसी प्रकार से हम बात करें कि हीमोग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है उसमें भी, यानी हीमोग्लोबिन में जो अपने पास रुधिर होता है उस हीमोग्लोबिन वहां प्रेजेंट होता है, वो भी क्या प्रोटीन युक्त भाग उसका। इसी प्रकार से तरल संयोजी उत्तक के रूप में रुधिर की बात करें उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। तो अपने पास हम कहें प्रोटीन है वो कोशिका है, प्रोटीन है वो कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं में महत्वपूर्ण है और उसकी वृद्धि में भी क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन का संगठन क्या है, यानी कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का संगठन क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं प्रोटीन का संगठन। आज का बिंदु हम क्या लेंगे, प्रोटीन का संगठन लेंगे। ठीक है, हम लेते हैं क्या, प्रोटीन का संगठन। यानी अपने पास हम बात करें प्रोटीन है वो कौन से तत्वों से मिलकर बनी होती है,
प्रोटीन का रासायनिक संगठन क्या होता है, प्रोटीन का मुख्य घटक यानी जो सबसे छोटा भाग है उसका क्या नाम है, प्रोटीन में कौन से छोटा भाग को कौन से बंध वाला जुड़कर बना होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करें कि जो प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन है, मुख्य रूप से जो प्रोटीन है वो सभी के सभी क्या होते हैं, नाइट्रोजन। कौन से? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। सभी प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ होते हैं, याद रखना कौन से होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। नाइट्रोजन जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जैसे एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड इसका क्या है, प्राइमरी एलिमेंट, प्राइमरी मॉलिक्यूल्स है, अणु है, जिसके क्या होते हैं, सारे प्रोटीन्स क्या होते हैं, एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। अब एमिनो एसिड है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के अलावा कार्बन भी प्रेजेंट है, उसके अलावा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, उसके अलावा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। और मैं ऐसा कहूं कि जो सभी प्रोटीन्स हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसके अलावा इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये भी यानी ये तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसा भी कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनमें आयोडीन, तांबा, जिंक, कॉपर ये भी पाए जाते हैं। अब देखो होता क्या है, जो प्रोटीन है, कौन, प्रोटीन, मैंने लिखा प्रोटीन। प्रोटीन का आपको क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। क्या करवाना है दोस्तों, जल अपघटन करवाना है। प्रोटीन का आपको क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। इसका जल अपघटन कराओगे तो अपने पास क्या बनेगा, पेप्टाइड बनेगा। क्या बनेगा, पेप्टाइड बनेगा। और इस पेप्टाइड का जल अपघटन करवाने पर इसका भी अगर हम जल अपघटन करवाएं तो अपने पास क्या बनेगा, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होगा एमिनो एसिड, याद रहे एमिनो एसिड किससे प्राप्त होगा, दोबारा ध्यान देना, प्रोटीन है ये, प्रोटीन का आपको क्या करवाना है, जल अपघटन, मतलब जल के साथ क्रिया करवानी। तो अपने पास क्या बनेगा, पेप्टाइड बनेगा, पेप्टाइड अणु का निर्माण होगा। यानी ये तो क्या हो गया, आंशिक जल अपघटन हो गया, पूर्ण रूप से जल अपघटन नहीं हुआ। क्या किया हमने, शॉर्ट में यानी आंशिक रूप से किया। अगर इसका पूर्ण जल अपघटन करवाया जाए तो अपने पास मुख्य रूप से क्या प्राप्त होंगे, एमिनो एसिड, ऐसा लिख दो या फिर ये लिख दो, एमिनो अम्ल, ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब अपने पास एमिनो एसिड को मैं ए डबल लिख सकता हूं। ए का मतलब होता है, ए का एमिनो और ए का मतलब क्या होता है, एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड प्राप्त होता है। अब कई बार क्या करता है, अपने से पूछा जाए कि प्रोटीन्स हैं वो किसके बहुलक होते हैं, प्रोटीन है किसके बहुलक होते हैं, तो अपने पास उत्तर देना है, प्रोटीन है वो सारे एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। ठीक है, अब बात अपने पास की जाए एमिनो एसिड की परिभाषा, या एमिनो एसिड है, एमिनो अम्ल का सूत्र क्या होगा, एमिनो अम्ल की परिभाषा क्या होगी, एमिनो अम्ल का सूत्र क्या होगा, एमिनो अम्ल की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, एमिनो अम्ल की परिभाषा जाने इससे पहले हमने क्या लिखा, प्रोटीन के जल अपघटन से क्या होता है, पेप्टाइड। पेप्टाइड में क्या होता है, पेप्टाइड में एमिनो एसिड के 2-3 इकाइयां प्रेजेंट होती हैं, इनसे आपस में एमिनो एसिड क्या है, पेप्टाइड बनता है, जुड़कर क्या पेप्टाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इसमें कितने अणु पेप्टाइड है, जैसे 2 है तो डाइपेप्टाइड, 3 है तो ट्राइपेप्टाइड, 4 है तो टेट्रापेप्टाइड, ज्यादा है तो पॉलीपेप्टाइड। ये अनेक भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब एमिनो एसिड की परिभाषा हम बात करें कि एमिनो एसिड है उसकी परिभाषा, एमिनो एसिड की परिभाषा हम लिखेंगे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमिनो समूह व कार्बोक्सिलिक समूह दोनों पाए जाते हैं, जिनमें एमिनो समूह व कार्बोक्सिलिक समूह दोनों पाए जाते हैं, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, एमिनो अम्ल कहलाएंगे। दोबारा सुनना,
वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमिनो समूह है, एमिनो समूह का सूत्र होता है NH2, एमिनो समूह है, और कार्बोक्सिलिक समूह COOH, दोनों समूह पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एमिनो अम्ल बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एमिनो अम्ल का सूत्र क्या होगा, एमिनो अम्ल को किस प्रकार से लिखा जाए। ठीक है, तो देखो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं एमिनो अम्ल, टॉपिक डालते हैं एमिनो एसिड डालते हैं। एमिनो एसिड की बात करें, एमिनो अम्ल, अब एमिनो अम्ल की परिभाषा जानने, अभी हमने लिखा वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक या वे यौगिक जिनमें एमिनो समूह व कार्बोक्सिलिक समूह दोनों पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एमिनो अम्ल कहा जाता है। कैसे? देखो ध्यान देना, ये मेरे पास कार्बन है, कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन पाएगा। ठीक है, इसकी एक संयोजकता में एमिनो समूह द्वारा, अभी हमने लिखा ना एमिनो समूह है, इसके द्वारा संयोजित कर दी। एक हमने क्या कर लिया, कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा COOH, इसके द्वारा संयोजित कर दी। बचकी दो संयोजकताएं हैं, उनको क्या है, या तो R के द्वारा संयोजित करवा दो या फिर H के द्वारा संयोजित करवा दो, क्योंकि इस कार्बन संरचना पूरी करनी है। अब ये अपने आप में क्या हो गया, एक एमिनो एसिड हो गया। ये क्या हो गया, एक एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल हो गया, जिसका नाम क्या होता है, ग्लाइसिन होता है। ठीक है, ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला हो जाता है। अब सुनो, इसमें ये तो क्या करेगा, क्षारीय व्यवहार दर्शाएगा, और ये कैसा दर्शाएगा, अम्लीय व्यवहार दर्शाएगा। ये तो क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह या अम्ल, ये तो कार्बोक्सिलिक समूह का सूत्र है। और ये कौन सा है, एमिनो समूह है। ये कौन सा है, एमिनो समूह है, याद रह जाएंगे दोनों। अब एमिनो समूह में नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये कैसा व्यवहार दर्शाएगा, क्षारीय व्यवहार दर्शाएगा, और ये कैसा दर्शाएगा, अम्लीय व्यवहार दर्शाएगा। अब देखो हमें पता है अम्ल की पहचान, वो आसानी से प्रोटॉन का त्याग कर देते हैं, आसानी से प्रोटॉन का त्याग कर देते हैं, और क्षार की पहचान, वो आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये क्या होगा कि इसके प्रोटॉन का त्याग, वो प्रोटॉन के ग्रहण करने से एक द्विध्रुवीय अणु का निर्माण होता है। कैसे? मैं ऐसा लिखूं, HCH। इसने तो क्या किया, इस प्रोटॉन का त्याग किया और इससे प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया, तो हम क्या लिखेंगे, CH3 पॉजिटिव, क्योंकि इसने क्या किया, धनात्मक आयन क्या है, ग्रहण किया, H+ का ग्रहण किया। अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, COO-। अब सुनो, इस बनने वाली संरचना में इसमें दोनों ध्रुव है, धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। कौन सा है, धनात्मक भी है, और कौन सा है, ऋणात्मक भी है। तो अब क्या लिखेंगे हम, धनात्मक और ऋणात्मक। ऐसी संरचना में, द्विध्रुवीय संरचना, ऐसी संरचना को हम बोलते हैं ज्विटर आयन, ज्विटर आयन बोला जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ज्विटर आयन। याद रखना, ज्विटर आयन का फॉर्मूला पूछे तो आपको ये बताना है, और एमिनो एसिड का फॉर्मूला पूछे तो ये बताना। अब देखो, इस एमिनो एसिड के सूत्र से परिभाषा भी हमने पहले बता दी, कि दोबारा बता सकते। देखो एमिनो एसिड की संरचना में क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वे कार्बनिक पदार्थ, वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो अपने पास ये बात होगी, एमिनो अम्ल की बात हो गई। अब एमिनो अम्ल पूरे हो गए, यानी एमिनो अम्ल की डेफिनेशन के बाद में क्या लिखा, एमिनो अम्ल से ही किसका फॉर्मेशन हुआ है, ज्विटर आयन का निर्माण हुआ है। ज्विटर आयन क्या है, अपने आप में द्विध्रुवीय संरचना है, जिसमें धनात्मक और दोनों आयन पाए जाते हैं। अब देखो अपने पास बात करना है कि एमिनो एसिड प्रकृति में कितने पाए जाते हैं, टोटल प्रकृति में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, टोटल प्रकृति में कुल कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अपने से कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि एमिनो एसिड है वो प्रकृति में अधिकांश कितने पाए जाते हैं, कि अधिकतर प्रोटीन कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो याद रखना,
अभी तक जो प्रकृति में एमिनो एसिड पाए जाते हैं उनकी टोटल संख्या है वो 20 है। कितने हैं? 20। टोटल एमिनो एसिड कितने पाए जाएंगे? 20 एमिनो एसिड पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे? 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो एमिनो अम्ल है, अब इनके नोमेनक्लेचर की बात करें तो एमिनो अम्ल का नामांकन है वो सामान्य नाम ज्यादा है। ट्राइबल नाम है वो क्या है? सामान्य नाम से उनको ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि सामान्य नाम है इनके उत्पत्ति स्रोत के आधार पर है। इनके उत्पत्ति स्रोत के आधार पर आईपीसी नाम न होकर आईपीसी नाम से न जानकर किससे जानेंगे? सामान्य नाम से इनको ज्यादा जाना जाता है। और एमिनो एसिड है, यानी मैं ऐसा कह दूं, अभी आपने कहा मैं इसे लिख देता हूं कि ये तो आपने लिख लिया होगा। अब देखो अपने पास बात करते हैं कि टोटल एमिनो एसिड कितने हैं। अभी हम लिखेंगे कुल एमिनो एसिड, कुल एमिनो अम्ल कितने होते हैं टोटल? हम क्या लिखेंगे? 20। कौन कितने होते हैं? 20। और फिर हमने क्या लिखा? एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल को अम्लों को सामान्य नाम से ज्यादा जाना जाता है, ज्यादा जाना जाता है। यानी ज्यादातर जो इनका नाम काम में आता है वो कौन सा आता है? सामान्य नाम आता है। सामान्य नाम क्यों? क्योंकि ये इसकी क्या है? उत्पत्ति स्रोत के आधार पर बनता है। इसका किसका आधार बनता है? उत्पत्ति स्रोत के आधार पर ये सामान्य नाम इसका बनता है। याद रहे किसके आधार पर है? उत्पत्ति स्रोत के आधार पर है। अब देखो एमिनो एसिड है, उनका प्रतीक लिखते समय एमिनो अम्लों का प्रतीक 3 अक्षरों में लिखा जाता है। कितने में लिखा जाता है? 3 अक्षरों में लिखा जाता है। किसका? एमिनो अम्ल का प्रतीक है वो 3 अक्षरों के द्वारा लिखा जाता है। जैसे ग्लाइसिन की बात करूं, जैसे मैंने पहला लिखा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन पहला एमिनो एसिड है तो इसको GLY के नाम से लिखिए, यानी इसका प्रतीक क्या होगा? GLY होगा। कैसे होगा GLY? तो आप क्या कहोगे? क्योंकि इसका नाम यानी प्रतीक है वो कितने अंकों में, कितने अक्षरों में लिखे? 3 अक्षरों के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से हमें अगली बात करें कि जो टोटल 20 एमिनो अम्ल हैं, टोटल 20 एमिनो अम्ल हैं, उनको टोटल 20 एमिनो अम्ल हैं, उनको अपने जो शरीर है यानी प्राणी शरीर है उसमें उपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भाग कौन कौन से, या मैं ऐसा कहूं कि 2 भाग से पहले मैं ऐसा कर दूं टोटल एमिनो एसिड 20 कौन कौन से हैं उनकी बात पहले हम करेंगे। ठीक है, पहले बता दूं कि जो 2 भाग कौन कौन से हैं उनमें से एक तो कौन सा है? आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल, और दूसरा होता है अनावश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल। कितने भागों में बांटा आपने? 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? एक तो आवश्यक एमिनो अम्ल और एक कौन से? अनावश्यक एमिनो अम्ल। देखो आवश्यक का मतलब होता है वे एमिनो अम्ल जिनको हम भोजन द्वारा शरीर में ग्रहण करते हैं, यानी बाहर से लेना अनिवार्य है, बाहर से लेना अनिवार्य है। आप उन एमिनो एसिड को भोजन की सहायता से या अपने खाद्य पदार्थों की सहायता से क्या है? अपनी बॉडी में लेना आवश्यक है, क्योंकि इनका निर्माण प्राणी शरीर में नहीं होता है। इनका निर्माण प्राणी शरीर में नहीं होता है। इनकी बात करें, इनको लेना चाहो यानी ले तो ले लेंगे, वरना ना लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इनका फॉर्मेशन अपनी बॉडी में पहले से होता है। ठीक है, आज की वीडियो हम इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम जो टोटल एमिनो एसिड वो कौन कौन से हैं और उनमें से आवश्यक कौन से और अनावश्यक एमिनो अम्ल कौन से, तथा इसके अलावा प्रोटीन्स के जैविक महत्व कौन कौन से, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।